ज्ञान संस्कार एकेडमी के विशाल मंच से मैं डॉक्टर हिंदूराव घरपणकर आप सभी का सहर्ष स्वागत करता हूं। सभी अध्यापकों और प्रवेश प्राप्त छात्र और परीक्षार्थियों, आपको जो सूचना हम दे रहे हैं लगातार, मेरी ओर से तो लगातार मैं दे रहा हूं हर पीरियड में। शिक्षक पात्रता परीक्षा जो है 21 जून 2026 के दिन सुबह 10:30 बजे पहला पेपर, दूसरा पेपर जो है 2:30 बजे यानी 2:30 बजे शुरू हो जाएगा। और ये जो परीक्षा है इसमें विभिन्न विषयों के साथ हिंदी विषय भी काफी अध्यापकों ने तय किया है, निश्चित किया है। और उनके लिए जो मैं हिंदी का सिलेबस यानी पाठ्यक्रम लगातार 1 अप्रैल से शुरू किया है और उसमें विभिन्न अध्याय या घटकों की पूर्ति की है। वैसे तो आज का जो मेरा पाठ है, मैं पहले इसके पूर्व कल जो हमने मुहावरों को और लोकोक्तियों को कल तक अध्ययन किया या मैंने पढ़ाया, और इसी के साथ ही जो सिलेबस में महत्वपूर्ण और एक टॉपिक है या घटक, उसका नाम है वर्तनी। वर्तनी के बारे में यहाँ हम जरूर विचार करेंगे। यानी ये वर्तनी यानी क्या है और उसका उपयोग कब किया जाता है, और वर्तनी के लिए जो दोष वर्तनी के मिलते हैं कहाँ कहाँ पर ज़्यादा आपको दिखाई देते हैं, और इन दोषों का निराकरण किस प्रकार किया जाता है, इसको अब हम आज के लेक्चर के दौरान देखेंगे। यानी भाषा हिंदी और घटक है जो उसका नाम है अशुद्धि संशोधन। यानी इसको दूसरा एक नाम मैं दे देता हूं, अशुद्धि संशोधन। यानी यहाँ ये जो है वर्तनी की गलतियां, वर्तनी तो अशुद्धि संशोधन और वर्तनी, इस प्रकार ये जो है घटक, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यहाँ अशुद्धि संशोधन के अंतर्गत जो पहला मुद्दा उपस्थित हो जाता है, ये तो हमारा टाइटल है। इसको अंग्रेजी में एरर्स एंड करेक्शन बोला जाता है। तो अशुद्धि और संशोधन, देखिए जैसे मराठी भाषा है, हिंदी भाषा है, अंग्रेजी भाषा है, इंग्लिश, या हर एक प्रांत में जो बोली जाती है और उसको राष्ट्रभाषा का दर्जा मिला है हर एक प्रांत की, जैसे कन्नड़ा हो, तमिल हो, तेलुगु हो, मलयालम हो, या जैसे प्रॉपर हिंदी प्रदेश की हिंदी हो, पंजाबी हो, ऐसे प्रदेशों में जो कुछ भाषाएं बोली जाती है, और ऐसी भाषा जो है लिपिबद्ध करते समय यानी लिखते लिखते कुछ अशुद्ध लिखा जाता है, और ये अशुद्ध लेखन को प्रचलित हिंदी में जो शुद्ध लेखन का अध्ययन आप लोगों को करना है। यानी शुद्ध किस प्रकार, यानी शब्द, उसकी मात्रा, अनुस्वार, उकार, इन सभी के बारे में बिल्कुल आप लोगों को या विशेष आप अध्यापक लोगों को जानकारी होनी चाहिए। इसलिए ये वर्तनी जो कहा गया है, यानी भाषा में हम बोलचाल की बोलते हैं, लेकिन उसको लिपिबद्ध या लिखते जाते हैं कुछ शब्द, वाक्य, या आप छात्रों से निबंध लिखवा कर लेते हैं, तो इसमें बहुत सारी लिखावट में गलतियां मिलती है। वो सारी वर्तनी की गलतियां
या वर्तनी त्रुटियां इस नाम से जानी जाती है। मुझे आप लोगों को ये कहना है कि ये वर्तनी की गलतियां या त्रुटियां है, इससे बचाना, इसलिए इस अध्याय का, इस टॉपिक का आपको अध्ययन करना है। यानी इसमें महत्वपूर्ण जो बात है, यानी जो उपयोगिता और आवश्यकता, ये पहला पॉइंट है। यानी अशुद्ध जो लेखन है उसको शुद्ध करने का, और आवश्यकता, उपयोगिता और आवश्यकता के अंतर्गत हमें अभी आज चर्चा करना है। उसके बाद वर्ण और मात्रा संबंधी किस प्रकार की अशुद्धियां आप लोग करते हैं या हम लोग करते हैं, और उसको शुद्ध कैसा करना है, इसके बारे में इसमें जानकारी वर्ण और मात्रा संबंधी अशुद्धियां हमें देखेंगे। स्वर और मात्रा संबंधी अशुद्धियां, इनका भी हम यहां अध्ययन करेंगे। यानी स्वर आपको मालूम है, व्यंजन मालूम है, यानी जो हिंदी की 12 खड़ी बोलते हैं उसी के अंतर्गत स्वर, ये जो है अ आ ई से शुरू हो जाते हैं, और ये जो व्यंजन है इनकी संख्या काफी मात्रा में ज्यादा है। तो स्वर और उनकी मात्रा संबंधी कुछ अशुद्धियां है, वो बात इसमें हम देख लेंगे। नेक्स्ट है शब्द निर्माण। शब्द निर्माण संबंधी अशुद्धियां, जब शब्द निर्माण होता है तो उसके अशुद्ध भी शब्द आपको लिखाकर दिखाया जाएगा, और शुद्ध शब्द, गलती कहाँ होती है वो देखना गौर से, ये आपका काम है। और उसी प्रकार आप भी अपने लिखावट में ये गलतियां या त्रुटियां मत करो, क्योंकि ये जो त्रुटियां हैं, बोलना है मुझे आप लोगों को, ये जो है छात्रों को जब आप निबंध लेखन का काम देते हैं या होमवर्क का काम देते, छात्र पटापट या गड़बड़ी में विचार पूर्वक निबंध लिखते रहते, लेकिन लिखावट की तरफ ध्यान नहीं देते। कहां पर अर्धविराम, कहां पर पूर्ण विराम, स्वल्प विराम या अनुस्वार, उकार, रपार, इसके बारे में जानकारी नहीं देते। या फुल स्टॉप जो है, उद्गार या विसर्ग चिन्ह जो है, इनके बारे में जो गलतियां होती है, आजकल के एक रोग लग गया है। यानी ऐसा लेखन अगर हम पेपर जांचने के लिए जाते हैं तो इसमें बहुत सारी गलतियां मिलती है। अगर ये इस प्रकार हम उन छात्रों के अंक काटने के लिए जाते हैं, अंक अगर उनको काटने के लिए जाते हैं, तो बहुत सारे वर्तनी के खिलाफ, वर्तनी का ये दोष, इसलिए शब्द गलत है, शब्द गलत मिला तो उस वाक्य का एक शब्द खराब है तो उसका मीनिंग अलग कुछ आएगा बोल के उसको पूरा वो लाइन कट की जाती है और उसके अंक काटे जाते हैं। इसलिए बारीकाई से लिखते समय लिपि का ज्ञान, या साथ ही साथ उस भाषा में, जैसे किसी भी भाषा में ये सारा वर्तने की गलतियां होती है, हर एक, अंग्रेजी में स्पेलिंग मिस्टेक है, इसमें भी है, मराठी में भी है, हाँ, तो इस प्रकार की कुछ गलतियां होते, जाते जाते उदाहरण देके मैं बताऊंगा, लेकिन बहुत आसान तरीका है, आप उसको आसान तरीके से सीख सकते हैं, ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो शब्द निर्माण संबंधी भी जानकारी इस प्रकार आपको मिलेगी, सही शब्द और गलत शब्द, उसके बारे में अव्यय संबंधी कुछ वाक्यों में अव्यय लगते हैं, तो वो अव्यय संबंधी भी अशुद्धियां होते, उसके बारे में उदाहरण देखेंगे। संधि संबंधी अशुद्धियां, अब ये मैंने देखिए वर्ण, स्वर, शब्द, अव्यय, संधि, व्यंजन, समास, लिंग, इन सारा अभ्यास जो या कारक का हमने इससे पूर्व के सारे घटकों में किया है। फिर भी उसमें से कुछ वर्तनी के टॉपिक के अंतर्गत, संधि के अंतर्गत कौन सी गलती होती है, त्रुटि, उसको व्यंजन के संबंधी और समास संबंधी कौन सी अशुद्धियां होती है, लिंग में जो अगर लिंग बदलता है तो उसी के अनुसार शब्द रचना भी बदलती रहती है, क्रिया, कर्म या काल, इसके अनुसार, तो ये सारा हमें देखना है। तो यहाँ ये है पुनरुक्ति संबंधी अशुद्धियां, यानी बार बार
कितना भी ज्ञान प्राप्त करो, लेकिन बार बार अध्यापकों के भी छात्रों की भी ओर से ये गलतियां होती रहती है या त्रुटियां, उसके बारे में ऐसे कौन से शब्द या वाक्य या वर्ण है शब्द, उनके बारे में भी जानकारी इसमें मिलेगी 10 नंबर के मुद्दों में। और 11वां है विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए अशुद्ध वाक्य जो है, वो अशुद्ध वाक्य पूछे गए थे और इसका शुद्ध वाक्य करके फिर से लिखिए। ये प्रश्न आपके लिए जरूर आएगा। तो ऐसे प्रश्न ही प्रश्न हमने चुने हैं, वो सारे प्रश्न आपको दे दूंगा और उसके शुद्ध वाक्य उसके साथ नीचे दे दिए जाएंगे। तो अशुद्ध पहला और शुद्ध वाक्य दूसरा। तो आपको किस प्रकार की इसमें वर्तनी की त्रुटियां या गलतियां होती है, इसके बारे में जानकारी मिलेगी। तो पहला जो पॉइंट है आप उसके ओर ध्यान दे दीजिए। अभी वो मैं उसको हाईलाइट कर रहा हूं। उपयोगिता और आवश्यकता यानी वर्तनी की जो है त्रुटियां या शुद्ध लेखन की जो आवश्यकता है, उपयोगिता क्या है, किस लिए। एक तो मैंने अभी बोल दिया, अशुद्ध भाषा लिखने का एक रोग दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। ये तो वाक्य सही है। बहुत सारी लिखावट में गलती होती है। मराठी में बोलते हैं काना मात्रा, ये नहीं वो नहीं, जो पहला रस्व दीर्घ, इसके बारे में। तो ये सारी गड़बड़ियां है, इसलिए एक सभी भाषाओं में एक रोग पैदा हुआ है, ऐसा हम समझ लेंगे। तो वर्ण, शब्द तथा वाक्य पर क्रमशः विचार करने के पश्चात निबंध लेखन के अंतर्गत विद्यार्थियों द्वारा की जाने वाली मोटी मोटी अशुद्धियों पर विचार कर लेना भी आवश्यक प्रतीत होता है। आवश्यक प्रतीत होता है। अनुस्वार का प्रयोग हिंदी में जितना ही आवश्यक है, उतना ही आज उसकी उपेक्षा दिखाई दे रही है। अनुस्वार बोले तो ये वाला। इसके अतिरिक्त ने, को आदि जो कारक चिन्ह हैं को अनावश्यक तथा अन्यथा स्थान प्रयोग हो रहा है। अशुद्ध क्रियापदों के प्रयोग और लिंग अपने अध्ययन किया है, वचन आदि की त्रुटियों से वाक्य भरे रहते हैं। आदि की त्रुटियों से वाक्य भरे, यानी अशुद्ध लेखन से ये वाक्य पूरे किए जाते हैं, यही मतलब है। और यही कारण है कि परीक्षाओं में निबंध के प्रश्न पत्र विषय का प्रतिपादन करने में विद्यार्थी यथेष्ट अंक अर्जित नहीं कर पाते, जो मैंने उदाहरण आपको अभी दिया था। अतः यहां वाक्य रचना के माध्य होने वाली कुछ अशुद्धियों की ओर ध्यान आकर्षण करने का प्रयत्न किया गया है। यही उसकी उपयोगिता और आवश्यकता है। क्यों है? परीक्षा में या निबंध में बहुत सारे छात्र इस प्रकार की त्रुटियां या गलतियां करते हैं, या कभी कभी कारक में ने कहाँ लगाना, को कहाँ लगाना, इन चिन्हों को भूल जाते हैं, या अशुद्ध क्रिया पदों के प्रयोग और लिंग तथा वचन की त्रुटियों से भी वाक्य पूरे। तो इन सारों का हर एक उदाहरण के अंतर्गत, उनकी व्यवस्था के अंतर्गत हम अभी आगे जाके चर्चा करेंगे। अब देखिए, इसमें जो पहला पॉइंट कहा जाता है वर्ण और मात्रा संबंधी अशुद्धियां, ये वर्ण है और मात्रा संबंधी अशुद्धियां। अब यहां पहला वर्ण ये है न, दूसरा ये भी है वर्ण न संबंधी अशुद्धियां। दिखाई दे रहा है ना, जैसे ये न, जिसको आप नल का न बोलते हैं, और दूसरा जो है
बान में से न, यानी ये बड़ा न बोलते हैं, ये छोटा न और ये बड़ा न, संबंधी अशुद्धियां। अब किस प्रकार, ये एक उदाहरण द्वारा हम आपको बताएंगे। लेकिन ये भी एक बात ध्यान में रखिए, ब्रज भाषा और अवधि में, अवधि जहां जिस प्रदेश की भाषा है और ब्रज भाषा जहां की है, उसमें न, ये वाला न यानी बड़ा न के स्थान पर न का प्रयोग होता है। यानी यहां से शुरू हुआ नेम, अब हमें उसका कुछ देना लेना है नहीं, लेकिन ब्रज और अवधि में ये न के स्थान पर ये न, छोटा न लगेगा, यानी यह प्रयोग होता है। ये इन दोनों भाषाओं के लिए आपका हिंदी से और अपनी भाषा से मात्र संबंध है, लेकिन ये नियम जो है वहां के लिए, वहां के लोग अगर गलती करते तो वहां उनको माफ है, अंक मिलेगा ही वहां, इसके बदले वो, और उनके लिए भी नियम यह है, इसलिए उनके लिए अंक मिलेंगे। तो किंतु आपकी बारी आई गई, खड़ी बोली में तत्सम शब्दों के प्रयोग होने के कारण न, ये वाला, और बड़ा न, ये वाला, न और न के शुद्ध प्रयोग को ध्यान में रखना, शुद्ध प्रयोग को ध्यान में रखना चाहिए। ये बात महत्वपूर्ण है। यानी कहा बोला, किंतु खड़ी बोली में तत्सम शब्दों के प्रयोग होने के कारण। अब ये खड़ी बोली में मैं एक बताता हूं कि तत्सम शब्द का भी आपने अध्ययन किया है और तद्भव शब्दों का भी अध्ययन किया है, देशज शब्दों का अध्ययन किया है, विदेशी शब्दों का भी अध्ययन किया है। लेकिन यहां उदाहरण फॉर एग्जांपल यहां के लिए तत्सम शब्दों के प्रयोग होने के कारण, अब ये तत्सम वाला शब्द जो है, यानी हमारे हिंदी के पहले जो संस्कृत भाषा थी वो भी विपुल समृद्ध थी, उसमें से जो शब्द हिंदी में आए वो जैसे ही तैसे हिंदी ने उसको स्वीकारा, वो है तत्सम शब्द, वो है तत्सम शब्द। तो तत्सम शब्द के प्रयोग होने के कारण, खड़ी बोली में तत्सम शब्दों का प्रयोग होने के कारण न और न के शुद्ध प्रयोग को ध्यान में रखना चाहिए। यानी ये कहाँ लगता है और ये कहाँ लगता है, एक खड़ी बोली में इसका ज्ञान आपको मिलेगा, वो नियम थोड़ा ये ध्यान में रखना है आपको, आगे जाके उसकी चर्चा हो जाएगी। यहां उदाहरण है, देखिए, श र रु के बाद न का न हो जाता है। अब देखिए मैंने कुछ वर्ण, यहां वर्ण लिखा है मैंने, वर्णों के बारे में, न के बारे में ये यहां जानकारी दी अवधि और ब्रज भाषा के रूप में, और खड़ी बोली में एक उदाहरण है ऐसे, जैसे तत्सम शब्दों को जैसे ही वैसे स्वीकारा है, इसलिए न और न, संस्कृत का जो न है वो वैसा ही न लेना है, संस्कृत भाषा में है वैसा ही हिंदी में। तो ये बात आपने देख लिया। आगे श र रु के बाद, यानी ये अगर श, ये जो है अक्षर क्ष यानी षटकोण श बोलते हैं उसको, तो ये वाला या र रु के बाद न का न हो जाता है, यानी कुछ भी ऐसा शब्द आएगा तो, यानी यहां मैं बोल देता हूं, र यहां लिखा और न यहां जोड़ दिया, ये वाला श र के बाद न का न होता है, यानी छोटा न अगर आएगा, ये आएगा रन, तो ये नहीं, ये रन माना जाता है, जिसको मैं अधोरेखांकित करता हूं, रन के बदले रन आएगा। इस प्रकार यहां चर्चा हो गई है। तो चाहे ये न ठीक इनके बाद हो अथवा इन वर्षों
और न वर्णों और न के बीच में कोई स्वर जो है क वर्ग, ये महत्वपूर्ण बात है, और प वर्ग, इसमें से ये वह में से कोई एक वर्ण अथवा कई वर्ण हो, जैसे चरण, हरण, ये संस्कृत की जिन मूल धातुओं में न होता है उनसे बने शब्दों में भी न रहता है। यानी संस्कृत से जैसे शब्द आए वैसा मैंने अभी बोल दिया था। नेक्स्ट है जैसे गुण, निर्गुण, ये उसके उदाहरण है। और नीचे यहां न संबंधी कुछ शुद्ध शब्द दिए गए हैं। अब देखिए ये शब्द जो है तत्सम शब्द के रूप में प्रयुक्त है। प्रणाम यानी संस्कृत से आया हुआ, जैसा ही तैसा हमने अपनाया। उत्तरायण, आकर्षण, राक्षस, गण, गुण, दुर्गुण, सगुण, प्रमाण, परिणाम और परिमाण। नेक्स्ट रमणीक, सम्मिश्रण, वैष्णव, विष्णु, रामायण, और ये राणा, जैसे मैंने यहां लिखा रन उस प्रकार। शिरोमणि, प्रणाली, ऋण, यहाँ रू का मैं उदाहरण दिया है, तो रू के आगे न लगता है बड़ा न। भरण, ये भी र है, इसके आगे न बड़ा लगा, जैसे राणा के आगे भी लग गया। और श के बाद न जोड़ दिया, श के बाद न जोड़ दिया, ये श आधा क्यों न हो, आ गया। जैसे यहाँ श र रू के बाद न का ये बड़ा वाला न हुआ है, ये इसके उदाहरण है। और ये जैसे संस्कृत के तत्सम शब्द हिंदी ने जैसे है वैसे उनको स्वीकारा है। अब जाएंगे हम आगे और बहुत सारे आपको जानकारी लेनी है वर्तनी गलतियों के बारे में। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण चर्चा है वर्ण के अंदर ही ये श और श संबंधी अशुद्धियां, इनका उच्चारण क्रमशः तालु आणि मुख विवर का जब हम विचार करते हैं, आणि ये बात ध्वनि विज्ञान की है, ध्वनि उत्पन्न होने की जो प्रक्रिया है वो मुख द्वारा, चाहे मनुष्य हो, प्राणी हो, पंछी हो, तो उसके मुख द्वारा ये जो आवाज या ध्वनि पैदा हो जाती है। तो कुछ तालव्य, कुछ कंठस्थ, कुछ दंतस्थ, इस प्रकार के जो उसके प्रकार है, तो वही एक है। यहाँ श और ये श और श तालु और मृदा से होता है। ऐसे वर्णों का उच्चारण तालु और मृदा से होता है, अतः इनका नाम भी क्रमशः तालव्य तथा मूर्धन्य है। और संस्कृत श वाले थोड़े ही शब्द हिंदी में आते हैं, ज्यादातर नहीं आते, जिनमें मुख्य निम्न है। अब निम्न जो है वो आपको आगे देखना है। कुछ जो ऐसे शब्द आए हैं संस्कृत भाषा से श वाले थोड़े शब्द, उनके यहाँ उदाहरण इसके ऊपर या आगे आएंगे नहीं, लेकिन ये ज्यादातर यही शब्द है। आप थोड़ा गौर से और ध्यान से इन शब्दों की ओर आप देख लीजिए। मैंने लिखा है यहाँ क्रमशः, यहाँ है आषाढ़, आषाढ़, दोष, यहाँ श आया है, दोष, अभिषेक,
आषाढ़, दोष, अभिषेक, भूषण, मनुष्य, संतोष, कष्ट, पृष्ठ, षष्ठी, भीषण, भीष्म, मेष, वृषभ, तृष्णा, मृषा, तृष, शिष्य, शेष, विशेष, पौष, पौष्य। ये पौष अलग और पौष अलग शब्द है, वो इसलिए लिखा। पोषण, निष्पाप, विषम, पुष्टि, संधि युक्त शब्द, शब्दों में, संधि युक्त शब्दों में क, ख, ट, ठ, प, फ से पहले, क, ख, ट, ठ, प, फ से पहले श आता है। जैसे ये देखिए, क से पहले श आया। अब ऐसे उदाहरण है, देखिए, ठ से पहले क्ष आया, प से पहले क्ष आया। तो जैसे निष्कपट, इसमें श दिखाई दे रहा है, यहां भी श दिखाई दे रहा है। निष्पाप, यहां भी श दिखाई दे रहा है। और निष्फल, यहां भी ये, यानी फ, प, ठ, क, ये जो मैंने दिए हुए हैं संधि युक्त शब्दों में, ये संधि युक्त शब्द है, तो उसमें ये जो है ऐसा पहला ये जो क्ष लिखा जाता है। तो निष्कपट शब्द आपको लिखना है संधि युक्त, तो आप इस प्रकार ही लिखिए। निष्ठ लिखना है तो इस प्रकार, निष्पाप है तो इस प्रकार, निष्फल है तो इस प्रकार शब्द आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ और एक नियम दिया है, संस्कृत शब्दों में, संस्कृत शब्दों में च, छ से पहले श आता है, यानी ये वाला श आता है। संस्कृत शब्दों में च, छ से पहले श आता है। जैसे निश्चय एक उदाहरण दिया है, और निश्चल और निश्चित, यहां पर देखिए श, यानी इसको आधा जोड़ा गया, छ को च को, तो यहाँ उसके उदाहरण निश्चय, निश्चल और निश्चित, और ये भी है निश्चल, डायरेक्टली यहाँ श मिला। तो ये श उच्चारण से मैं श्र का और श का इसका, तो ये यहाँ निश्चल इस प्रकार का शब्द है। तो श और श संबंधी अशुद्धियाँ कहाँ होती है, आप इतना ही इससे जानना है कि ये आषाढ़ या कुछ उसके तालुव्य और मूर्धन्य श जो है ऐसे उच्चारण होता है, वैसे शब्द आषाढ़ दोष ये, तो उसी शब्द के लिए श का प्रयोग जो होता है वो ऐसे उदाहरण दिए हैं। कहाँ क के पहले, ठ के पहले, प के पहले जो लगता है उसके बारे में बताया। यहाँ संस्कृत शब्दों में से च, छ जो शब्द हम वाक्य में या शब्दों में प्रयोग करते हैं उसके पहले ये श आता है, उनके उदाहरण निश्चल, निश्चय, निश्चल और निश्चित और निश्चल, इस प्रकार के उदाहरणों को आपने देखा है। आगे जाके देखिए, यानी विशेष ध्यान इसमें आप देख लीजिए, महत्वपूर्ण जो बात है यहां पर मिलेगी। ध्यान रखना आपको कि रू का अर्थ और श, रू और श्र का अर्थ है ये वाला श्र। अ, श्र और अ, श्र, श्र और अ दोनों भी वर्ण आते हैं इसमें। तो विद्यार्थी इन दोनों में का अंतर समझकर अशुद्धियां करते हैं, अतः इनसे युक्त शब्दों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ये विशेष ध्यान रखना चाहिए, ये बताया गया यहाँ। छ और क्ष संबंधी अशुद्धियां, छ और क्ष लिखते लिखते जो अशुद्धियां यानी गलतियां होती है उसको सुधारना है आपको। तो ये श और क, श
के योग से बनता है। क्ष और क, ये दोनों के योग से श बना, क्षक ऐसा क्ष। इसमें ये श में श क और इसे श के योग से बनता है। इसका अधिक प्रयोग तत्सम शब्दों में ही होता है, जो संस्कृत से हिंदी भाषा ने स्वीकृत किया है, ऐसे शब्दों में ही उसका प्रयोग होता है। तो उच्चारण की अशुद्धि के कारण, यानी उच्चारण में कभी कभी छ और च इस प्रकार का उच्चारण है, गड़बड़ी में कभी होता है, तो उसके बारे में छ तो बीच में क्ष का उच्चारण आता है। तो यह उच्चारण की अशुद्धि के कारण इनमें प्रायः अशुद्धियां होती रहती है, और इनसे युक्त अधिक प्रचलित शब्द नीचे दिए गए। आपको कुछ शब्द ये क्ष क के योग से क्ष जो बनता है, या क्ष और इनके बारे में यहाँ अध्ययन हुआ है, छ और श का। तो छ वाले शब्द जो है छल, छात्र, छिन्न, छिद्र, छेदन, अच्छा और तुम, स्वच्छ, ये छ वाले इसमें छ मिलाकर तैयार हुए हैं। यहाँ तुच्छ ये सब जाता है। नेक्स्ट श वाले, ये छ वालों को देखा, ये उदाहरण थे उसके। अब श वालों को देखिए, क्षय, क्षण, क्षमा, क्षत्रिय, क्षार, शीति, शीर, क्षम, क्षत्र, अक्ष, कक्ष, क्षक, इस प्रकार के जो क्ष वाले शब्द इस प्रकार इतने ही ऐसे मिलेंगे। अब देखिए, इसमें अगर अक्षता जुड़ते, अक्षदा ये शब्द जुड़ते, तो ये भी उसका वर्णन मिलता है। तो क्षय, क्षण, क्षमा, ये छ वाले शब्द इस प्रकार ध्यान रखिए, क्ष वाले ये शब्द आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट मुझे आपको बोलना है ब और व संबंधी अशुद्धियां। ब और व संबंधी अशुद्धियां जो है, ये ज्यादातर मुझे लगता है अभी हम बोलते हैं हिंदी प्रदेश, उत्तर प्रदेश या यूपी या दिल्ली, इसके बगल वाला जो प्रदेश है, अच्छी हिंदी वहाँ के लोग बोलते हैं, लेकिन उच्चारण में जैसे ब की जगह वही बोलेंगे। जैसे कुछ शब्द भी ऐसे लिखते हैं, वचन जो है बच्चन लिखेंगे, वचन को बच्चन। अब बच्चन ये जो फिल्म अभिनेता का नाम है, या तो ब व की जगह यूज करते हैं, या व की जगह ब। इस संबंधी एक कुछ नियम और इसकी बात यहाँ है। इनके विषय में कई विशेष नियम तो नहीं है। पढ़ते और बोलते, यही बात महत्वपूर्ण, पढ़ते और बोलते समय उच्चारण पर ध्यान देने से ये अशुद्धियां दूर हो सकती है। यानी पढ़ते और बोलते समय जैसा लिखा है वह तो वह बोलिए, ब लिखा है तो ब बोलिए। लेकिन हिंदी भाषी विशेष हम नहीं हैं, आप नहीं है, लेकिन हिंदी भाषी जरूर ये गलती करेंगे, ब के स्थान पर वो। इसलिए कौन अच्छे है? आप लोग अच्छे हैं। इसलिए इसको ध्यान से ढंग से देखिए। यहाँ एक बात महत्वपूर्ण है, रूप और री संबंधी अशुद्धियां, ये आपको ये जो अशुद्धि थी वो ब और व के बारे में दिया। इसमें रू और री संबंधी ने संस्कृत शब्दों के अतिरिक्त रू का प्रयोग नहीं होता, रू का प्रयोग नहीं होता। संस्कृत शब्दों के अतिरिक्त रू का प्रयोग नहीं होता। तो यहाँ रुक्ष, ऋतु, ऋण, कृपान, ग्रह, घृत में रू ही है। यद्यपि मात्र, भात्र, पितृ आदि रुकांत, ये उकारांत नहीं है, रुकांत
तथापि अधिकतर हिंदी में ये माता भ्राता आदि की तरह व्यवहार में आते हैं। इस विषय में ग्रह, यानी हम घर को ग्रह लिखेंगे, ये ग्रह तो नहीं है, ये ग्रह सूर्य चंद्र या आदि ग्रह होंगे। तो मातृ या माता से संबंधित, यानी ग्रह ये घर से संबंधित, मात्र केवल के लिए, प्रथा कुंती प्रथा रीति आदि को अर्थ और उच्चारण सहित समझ लेना चाहिए। उच्चारण सहित प्रथा यानी रीति प्रथा, ये ऐसा बोलते हैं, या रूढ़ी प्रथा, इस प्रकार शब्द कहीं जोड़े जाते हैं उच्चारण सहित। तो यहाँ ये उदाहरण इस प्रकार के मिलते हैं। रु जो है ऋण, इसका उपयोग कहाँ कहाँ किस प्रकार, उसके शब्द। रु की मात्रा यहाँ मातृ यानी लगते हैं, भातृ में लगते हैं, पितृ में लगते हैं। तो ये संस्कृत शब्दों के अतिरिक्त ये शब्द इसमें खड़ी बोली में आज आपको देखने के लिए मिलते हैं। आगे जाके देखिए, ये और ये संबंधी क्या क्या देख रहे, देखो व ब, जैसे ये और ये संबंधी अशुद्धियां। हिंदी में कुछ शब्दों के दो रूप व्यवहार में आते हैं, जैसे रुपये और रुपये। अब देखिए, रुपये इस प्रकार भी लिखते हैं और रुपये इस प्रकार भी लिखे जाते हैं। तो हिंदी में कुछ शब्दों के दो रूप व्यवहार में आते हैं, दोनों रूप हमें सामने आए, लिए और लिए, संज्ञाए और संज्ञाए आदि। अब यहाँ देखिए, ये लिए वाला ये हो और ये संज्ञा ये और ये संज्ञा संज्ञाए संज्ञाए। इसको थोड़ा दीर्घ या उसकी दुगुना आपको समय चाहिए। तो इसमें इनका निर्णय करते समय देखिए, निर्णय कैसा करना है, इनके मूल रूप पर ध्यान देना चाहिए। कहाँ मूल रूप पर ध्यान देना चाहिए, तो ये अव्यय है, अव्यय के बारे में चर्चा हो रही। अव्यय है तो लिए, अब ये लिए एक अव्यय है, ही शुद्ध है, यानी ये लिए यहाँ शुद्ध है, ये लिए नहीं है। तो कुछ लोग ये लिए लिखे वाक्य के लास्ट लिए, रुपए लिए फुल स्टॉप देते, तो ये गलत है। तो ये लिए जो है वो सही है, फुल स्टॉप। तो क्यों, ये अव्यय इस प्रकार, यानी यहाँ उदाहरण मैं आपको देता हूं, जैसे केवल, के लिए, इस प्रकार के ये अव्यय है। तो लिए ही शुद्ध है। इसी प्रकार चाहिए में ये का उच्चारण स्पष्ट रूप से न होने के कारण ये का उच्चारण स्पष्ट न होने के कारण ये ही लिखना चाहिए। यानी गया, ये जो है बहुवचन में गए, और हुआ का वचन हुए, हुआ का वचन हुए, तो ये हुए ऐसा लिखना चाहिए। हुआ अब नहीं चलेगा, हुआ का वचन हुए अधिक उपयुक्त। और इस प्रकार के कुछ शब्द आपको अभी नीचे देखने के लिए मिलेंगे। तो वर्तनी हम लिखते समय ये थोड़ा सा बारीकाई से अगर ये देख लेते हैं, तो शुद्ध और अशुद्ध इनकी एक सूची इस ये और ये के बारे में हमने तैयार किया, आप थोड़ा देख लीजिए। अशुद्ध शब्द, अशुद्ध जो है ये शब्द यहाँ पर लिखे हुए हैं पहली तालिका में। जब दूसरी तालिका आप देखने जाते हैं, ये वाली है। अब गए ये शब्द है, अब यहाँ गए, इसके लिए यही शुद्ध शब्द है गए। चाहिए शुद्ध शब्द ये वाला, चाहिए ये वाला, चाहिए थोड़ा दीर्घ उच्चारण होता है। पूछिए, देखो दुगुना श्वास या समय लेना पड़ता है, पूछिए, यानी गया का बहुवचन गए, गए।
तो यहाँ बहुवचन का प्रयोग, गए यानी बहुवचन बोलते, गए यानी एक नहीं बहुत सारे, इस प्रकार गए या जा रहे हैं, यो इस प्रकार, ये गया गए हैं ना, इसके बदले ये आएगा। तो जांचिए, जांचिए शुद्ध शब्द है। संज्ञा ये शब्द गलत है और ये करेक्ट है। तो शुद्ध शब्दों के अंतर्गत इस प्रकार के उदाहरण मिलते हैं। पढ़िए, अब यहाँ दोनों शब्द गलत है, डी और ये। पढ़िए यानी पढ़, मूल शब्द ध्यान रखिए, पढ़, पढ़ना, ये अध्ययन करना, और उससे बना हुआ पढ़िए, तो मूल शब्द अगर देखते हैं तो आगे उसका तो ढ के बाद वाला ये आएगा। तो लिए ये गलत, ये सही है, और ये अव्यय के रूप में माना है, ये बहुवचन में ये माना है, ये अव्यय के रूप में इसको स्वीकृत किया है लिए, यानी केवल, के लिए, पर, ये जो है अव्यय आते हैं दोनों वाक्यों को या शब्दों को बीच में जोड़ने के लिए अव्यय आते हैं। जैसा हाथ, जैसे पैर घुटने का काम करता है, उस प्रकार ये अव्यय यहाँ भी मददगार साबित हो जाते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ ये लिए जो है, यहाँ ये लिए सही है, लिया का बहुवचन ये है, लिए यानी लिए का बहुवचन लिया। तो रुपये, इसके बदले शुद्ध ये आया, और लिखिए इसके बदले ये आ गया। तो ये सारे उदाहरण अशुद्ध और शुद्ध के आपको हमने दिखाए हैं। इसमें महत्वपूर्ण ये बात है, ई और ये ई संबंधी अशुद्धियां हिंदी में आई यानी यहाँ गई, आई आदि दोनों ही लिखे जाते हैं। यद्यपि गया से गई और आया से आयो लिखना अधिक युक्ति युक्त है, पर विद्वानों ने दोनों प्रकार से प्रयोग किए हैं, अतः दोनों ही प्रकार उपयुक्त है। अब देखिए यहाँ पर गई ये लिख सकते, स्वीकृत है हिंदी में। आई ये जैसे नाम भी है, और आई आना, इस प्रकार ये दोनों के लिए भी ये ई यानी ये ई दी गई है। तो दूसरे इसमें यद्यपि गया से गई और आया, ये दोनों भी इसके लिए स्वीकृत है। जैसे प्रॉपरली ये गई आई है, जैसे आई तो हिंदी में तो आई, मराठी में आई बोलते हैं, लेकिन यहाँ हम अगर हम अपनी माँ को आई मराठी में बोलते हैं तो हिंदी में माँ ही बोलते हैं। तो ये आई और गई ये शब्द यहाँ प्रयोग कर सकते, विद्वानों का भी कहना है। अतः दोनों ही प्रकार ये शब्द उपयुक्त है। तो या गई और आई लिखेंगे तो कोई गलती आपकी नहीं है, एक नियम के अंतर्गत आपने एक ज्ञान लिया। तो यहाँ वा और आ, वा और आ की जो ये बात है, हुआ यहाँ उदाहरण है, खावेगा, जाओ, यहाँ आदि अशुद्ध है, इनके स्थान पर क्रमशः क्या आता है, हुआ, खाएगा, जाओ लिखना चाहिए। यानी ये हुआ जैसा है रहा, क्योंकि वा और आ संबंधी अशुद्धिया, आ आई है। अब यहाँ खाएगा, खाएगा, आ का इसमें ये आता है, इसलिए इस प्रकार ही है, यहाँ आ पर्टिकुलर है अंत में। तो यहाँ जाओ, वो जाओ, तो यहाँ अ यहाँ दिखाई देता है, लिखना आ का ये आता है, यानी ये वा और आ के संबंधी ये अशुद्धि क्रमशः इसको इस प्रकार ये शब्दों को लिखा जाता है। तो सभी छात्र आप लोगों को ये जो है ये जो विदेशी शब्द संबंधी अशुद्धियां विदेशी शब्दों को आपने देखा है,
विदेशी शब्दों को तत्सम रूप में न लिखकर तद्भव रूप में लिखना चाहिए तथा उनमें अपनी भाषा के प्रत्यय लगाने चाहिए। अपनी भाषा के प्रत्यय लगाने चाहिए, ये बात महत्वपूर्ण है। यानी जैसे अंग्रेज आए, उन्होंने यहाँ की बात अपने तरफ से बात, लैंटर्न ये शब्द जो है, लालटेन हिंदी का परफेक्टली शब्द है लालटेन, और हम उसको कंदील बोलते हैं, कंदील मराठी का, तो ये लालटेन। यानी रेल जब निकलती थी कोयले के ऊपर तब वो लालटेन सिग्नल के तौर पर काम करता था, या काम करने के लिए लालटेन का प्रयोग होता था, स्टेशन मास्टर इसका प्रबंध करता था। तो तब से ये प्रचलित शब्द लैंटर्न, वो जो है विदेशी जो लोग हैं इस प्रकार का उच्चारण करते थे लैंटर्न। लेकिन हमें ने तत्सम रूप में न लिखकर विदेशी शब्दों को, जैसा ये उनके मुंह से बोला बोल के ये शब्द लैंटर्न हुआ, तो हम उसको ऐसा न लिखकर तद्भव रूप में, यानी हिंदी में आते आते उसमें कुछ परिवर्तन हुआ, लैंटर्न का लालटेन हुआ, ये परिवर्तित शब्द है, संस्कृत में से आया हुआ या विदेशी शब्द में आया, तो इसको तद्भव रूप में उसको स्वीकारना चाहिए। ये लालटेन तद्भव शब्द है, यही लिखना चाहिए। रेल का बहुवचन हिंदी में रेलो ही उचित है। रेल्स ये अंग्रेजी शब्द है, तो रेल्स यानी काफी बहुवचन में ज्यादा रेलगाड़ियां, ये रेलगाड़ियां बोले तो अनेक वचन में आता था, तो ये रेल्स ये शब्द नहीं, रेलों, रेलों की भड़ीमार खड़ी थी, इस प्रकार नहीं, रेल ही रेल कहां पर, स्टेशन पर खड़ी हुई दिखाई दी, इस प्रकार की बात आप कर सकते, तो रेलो ये शब्द यहाँ उचित है। तो विदेशी शब्दों के बारे में ये जानकारी लेना, तत्सम शब्दों को नहीं स्वीकारना, तो तद्भव शब्दों का उपयोग यहाँ करना चाहिए। इस प्रकार की चर्चा की है। अब जाते जाते एक बात है अनुस्वार संबंधी, अनुस्वार संबंधी अशुद्धियां। अब अनुस्वार ये कहां पर, देखिए ये अनुस्वार है और यहां पर एक अनुस्वार है, यानी चंद्र बिंदु, यानी इसको बोलते हैं, तो चंद्राकार और उसमें बिंदी, तो यहां पर है। तो यहां जब अनुस्वार के बाद किसी भी वर्ग का कोई वर्ण आता है तब अनुस्वार के स्थान पर विकल्प के सामने वाले वर्ण के वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। अतः अंग को उल्लेखित नियमानुसार गंगा भी लिख सकते हैं। इस प्रकार गंग और गंगा दोनों में शुद्ध है। हाँ, गंगा अशुद्ध है, इस प्रकार गंगा लिखना ये अशुद्ध है। इस प्रकार पंचम दंड और ये दंड मंद, मंद, अबु, अंबु सभी शुद्ध है। यानी ये जो है इसमें इस पंचम जो है दंड, दंड और ये मंद, अबु, अंबु सभी शब्द ये शुद्ध है, क्योंकि इसके लिए पांचवा वर्ण हो जाता है बोल के वो शुद्ध माने गए। इस नियमानुसार यदि अनुस्वार के बाद, यानी यहाँ म के बदले या न के बदले ये अनुस्वार अंबु ये लगाया, तो इस प्रकार जो है पंचम जो है यहाँ पंचम, लेकिन लिखते समय ये था, इसका मात्रा हमने अनुस्वार स्वीकारा है, दंड के ऊपर भी अनुस्वार स्वीकारा है, तो दोनों भी उपयोगी है, लेकिन पांचवें वर्ण के लिए ये मात्र पंचम दंड इसको स्वीकृत किया गया है प्रचलित हिंदी में। इस नियमानुसार यदि अनुस्वार के बाद म, य, र, ल व श, ह में से कोई वर्ण आता है तो अनुस्वार नहीं बदलता। जैसे संयम, ये शब्द जैसे है वैसे संयम, संयोजक, संसर्ग, इस प्रकार के ये उदाहरण है। तो अनुस्वार का प्रयोग ठीक प्रकार और काफी
जगह गलती होती है। यहाँ देखिए अनुस्वार, आगे चल के उदाहरण चंद्र बिंदु संबंधी जो अशुद्धियां है, यदि उच्चारण खींच कर किया जाता है अनुस्वार तथा उच्चारण हल्का होता है तो चंद्र बिंदु, यानी उच्चारण यहाँ क्या है खींच कर होता है तो अनुस्वार लग जाती है, और चंद्र बिंदु कब लगता है, उच्चारण अगर हल्का होता है तो इसके बाद का जो प्रयोग है इस प्रकार के उसके उदाहरण है। यानी अनुस्वार लगने से वर्ण शुरू हो जाता है, पर चंद्र बिंदु लगने से उनकी मात्राओं में कोई अंतर नहीं मिलता। तो ये उसका उदाहरण है। अनुस्वार वाले शब्द अंक, बंक, दंत, पंक, रंक, इस प्रकार। आणि अंक ने उच्चारण खींचकर अंक, बंक, दंत, पंक, रंक, यहाँ पर यह अनुस्वार जो ऊपर अ के ऊपर जो बिंदी दी है या ब के ऊपर जो बिंदी दी है, इस प्रकार दंत, पंक, रंग। यहाँ चंद्र बिंदु वाले जो शब्द हैं, जैसे आंख, जैसे हल्का सामकिन आंख, गेहूं, हंसना, पहुंचना और संवारना, हल्का उच्चारण यहाँ होता है, लेकिन बड़ी मात्रा लग गई, इस प्रकार हमें दिखाई देती है। तो इस प्रकार के उदाहरणों को हमने यहाँ आज देखा है। तो छात्रों, आपको मुझे कहना है या बताना है, ये वर्तनी की गलतियां या अशुद्ध या संशोधन, यानी अशुद्ध क्या है शब्द या वाक्य, उसका शुद्ध रूप में लेना, इसको ही हम अशुद्धियां और शुद्ध वाक्य, यानी इसको हमने बोल दिया है कि वर्तनी की त्रुटियां या गलतियां, तो अशुद्धियां उनका संशोधन करना ही शुद्ध वाक्य लिखना है। तो आज हमने ये जानकारी प्राप्त की। आगे इस अध्याय में और बहुत सारे सिलेबस या इसके अंतर्गत पाठ्यक्रम में, उसको हम कल या आगे के पीरियड में 2 पीरियड में उसको खत्म करेंगे। तो आज के लिए चर्चा इतनी ही काफ़ी है। मैं अभी इस क्लास का विराम लेता हूँ।